चल ध्यान दिया जाए। हम लोग का आज का टॉपिक है, इसमें देखिएगा तो सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर भी बहुत आसान चैप्टर है, इससे कुछ भारी है नहीं, बस में रहा है। तो सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, तो आप जानते हैं किसी भी पदार्थ का कितना अवस्था होता है? 3 जानते हैं। कौन कौन सा है बताइए, कितना आप लोग का नॉलेज है? नहीं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नहीं, पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती है, आपको पहले से पता है। ठीक है, आपको पता है कि जो तीनों पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में डिफरेंस है। नहीं, ठोस जो होता है वो द्रव्य और गैस से अलग होता है। ठीक है, क्यों अलग होता है? तो गैस और जो द्रव्य होते हैं इनमें तरलता का गुण पाया जाता है। तरलता का मतलब फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है। फ्लूइडिटी का मतलब हुआ कि इसके कण प्रवाहित होते हैं, इनमें प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। लेकिन जो ठोस के कण होते हैं इनमें प्रवाहित होने का गुण नहीं पाया जाता है। नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये गुण है भाई। यानी कोई पूछता है कि ठोस जो है वो द्रव्य और गैस से कैसे अलग है, नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य तथा गैस में तरलता का गुण पाया जाता है, लेकिन ठोस में तरलता का गुण नहीं पाया जाता है। तो उसी बात को हम लोग यहां लिखे हुए हैं। ठीक है, ठोस गैस तथा द्रव्य से अलग होते हैं क्योंकि द्रव्य तथा गैस में तरलता पाई जाती है, अर्थात द्रव्य तथा गैस बहने या प्रवाहित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? तरल कहते हैं, जबकि ठोस तरल नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। अगर दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो क्या कारण होता है कि जो द्रव्य होते हैं और गैस होते हैं, द्रव्य और गैस तरल होते हैं, क्या कारण होता है? तो आप जानते हैं द्रव्य और गैस जो होते हैं उनके बीच में, उनके कणों के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल, उनके कणों के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। इस कारण से उनके कणों के बीच में जो अंतरा आणविक दूरी होता है, नहीं वो दूरी बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए उसमें एक कण का दूसरे कण से आकर्षण बल कम होता है, इसलिए वो प्रवाहित होने का गुण रखते हैं। लेकिन जो ठोस होते हैं उनमें क्या होता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, नहीं तो अंतरा आणविक दूरी कम होगी। अंतरा आणविक दूरी अगर कम होगी, नहीं तो एक कण दूसरे कण के सापेक्ष में प्रवाहित होने का गुण नहीं रखेगा। वही बात लिखा हुआ है। द्रव्य तथा गैस की तरलता इनके कणों के बीच उपस्थित स्थान के कारण होती है, जो कि इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक गति करने में सक्षम बनाती है। लिखा हुआ है द्रव्य तथा गैस कणों के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। दिक्कत है। ठोस अवस्था में कणों के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इनके अवयवी कण के बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए इनके कण स्वतंत्रता पूर्वक गति करने में असमर्थ होते हैं। ये सिर्फ अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष में दोलन कर पाते हैं। यही कारण है कि ठोसों की तरलता नगण्य होती है। नहीं, ये सिर्फ अपने ही स्थान पर रह के अपने ही क्या लिखा हुआ है, माध्य स्थिति के सापेक्ष में दोलन करते हैं, यानी कि अपने ही जगह पर रह के वाइब्रेट कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं कि यहां से वहां फ्लो नहीं कर सकते हैं, बस अपने ही स्थान पर रहेंगे और वहीं पर बस वाइब्रेट करते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही बात हम लोग को यहां से बताया गया है। इतना बात में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आए तो कहा गया कि जो ठोस के कण होते हैं उनके बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए अंतरा आणविक दूरी कम होती है। अंतरा आणविक दूरी कम होती है, इसीलिए एक कण दूसरे कण के सापेक्ष में मूव नहीं करता है। अब एक कण अगर दूसरे कण के सापेक्ष में अगर मूव नहीं करेगा, अपने ही स्थान पर अगर स्थिर रहेगा, नहीं तो ये गुण होने के कारण ही जो आपके ठोस होते हैं वो पर्याप्त कठोर होते हैं और क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। ध्यान रखना है। नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। साथ साथ अगर ये कठोर हैं और दृढ़ हैं और इनके कण अगर मूव नहीं करते हैं तो निश्चित है कि इनका आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। नहीं तो वही बात लिखा हुआ है, इसी दृढ़ता के कारण ठोस की आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें दिक्कत है? समझ सकते हैं आप बहुत आसानी से। इसीलिए सॉलिड का परिभाषा भी दिया गया, सॉलिड का परिभाषा भी लिखा गया, नहीं कि पदार्थ की वह अवस्था नहीं जो दृढ़ हो, कठोर हो तथा जिसका आयतन नहीं तथा आकार या आकृति क्या हो? निश्चित हो,
वो पदार्थ क्या कहलाएगा? बताइए, आप लोगों को सब पहले से पता है, तब बिना मतलब का हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो चैप्टर फिनिश कर दिया जाए, क्या खत्म हो चुका है हम लोग का ये, देखा जाए। फिर ये भी, क्यों कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, फिर उसी बात को रिपीट कर रहा है। नहीं, अलग से लिखा हुआ है, क्यों कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था में पाया जाना, किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था में पाया जाना दो बलों पर निर्भर करता है। नहीं, दो बलों पर निर्भर करता है। एक, कणों के बीच में लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल, कणों के बीच में लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल जितना ही ज्यादा होगा भाई, पदार्थ उतना ही ज्यादा कठोर और दृढ़ होगा, यानी वह पदार्थ उतना ही अच्छा ठोस होगा, बोल सकते हैं ना। ठीक है, फिर क्या डिपेंड करता है, तो एक होता है उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। देखो, कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ के जो कण होते हैं, किसी पदार्थ के कण, चाहे ठोस पदार्थ के कण हो, चाहे द्रव्य पदार्थ के कण हो, चाहे गैस पदार्थ के कण हो, किसी भी पदार्थ का कण हो, उसके पास अपनी ऊर्जा होती है। नहीं तो किसी भी कण के पास जो अपनी ऊर्जा उपस्थित रहती है, नहीं, उस ऊर्जा को तापीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तापीय ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा अगर किसी कण के पास ज्यादा है, नहीं तो अगर तापीय ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो कण का गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे आपके पास ऊर्जा ज्यादा हो जाए, पैसा ज्यादा हो जाए, तो अपने आप आपका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा। आप अपने दिमाग को, मन को, शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नहीं, पैसा ज्यादा हुआ है, क्या खाएं, नहीं क्या पिए, बस में आ रहा है। मार्केट में बहुत सारा सामान दिखने लगता है, अब वही पैसा नहीं रहे, नहीं तो सामान बहुत कम दिखता है, नहीं अच्छा नहीं है, ना ना नहीं लेना है। सेम फैक्ट बात है। तो एक तो होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल, तो ये आप समझते हैं कि अंतरा आणविक आकर्षण बल जितना ही ज्यादा होगा, पदार्थ उतना ही अच्छा ठोस होगा। ठीक है, दूसरा होता है तापीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा। तो ध्यान रखना है, ठोस के कणों के पास तापीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा कम होनी चाहिए, तापीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर तापीय ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा कम होगी तभी उनका गतिज ऊर्जा कम होगा। गतिज ऊर्जा कम रहेगा तभी ठोस के कण अपने स्थान पर बने रहेंगे। अगर तापीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा ज्यादा हो जाए बाबू, तो क्या होगा? ठोस के कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, और अगर गतिज ऊर्जा बढ़ गया तो कण गति करने लगेंगे, और कण गति करने लगेंगे तो वो द्रव्य हो जाएंगे या तो गैस हो जाएंगे। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है इसमें? चलिए, तो वही लिखा हुआ है, कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनके कणों के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है तथा उनके कणों के पास उष्मीय या तापीय ऊर्जा बहुत कम होती है। ध्यान रखना है, समांतर ठोस का निर्माण कम ताप पर किया जाता है। सही बात है भाई, ज्यादा ताप पर करेंगे तो तापीय ऊर्जा बढ़ जाएगा, तापीय ऊर्जा बढ़ेगा तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो पदार्थ ठोस से द्रव में, द्रव्य से गैस से बदल जाएगा। दिक्कत है? चलिए अगले पॉइंट पे आइए, देखा जाए तो हम लोग को बोला गया है कि जो ठोस हैं इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठोस जो है इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक खास प्रकार का ठोस है जिसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, या इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और एक सॉलिड ऐसा है जिसको एमोर्फस सॉलिड या हिंदी में कहें तो अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं तो आप बहुत पहले से जानते हैं। नहीं, क्रिस्टलीय ठोस, देख रहे हैं नाम ही है क्रिस्टल, नहीं तो क्रिस्टलीय ठोस तो एक ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण, नहीं अवयवी कण या कणों का व्यवस्था त्रिविम में सुव्यवस्थित हो। ध्यान रखना है, यानी कण जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सजे हुए हों, और ऐसे सजे हुए हों कि एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करते हों, ऐसे सजे हुए हों कि एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करते हों, तो वैसे ठोस जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दिक्कत है? नहीं तो एक ही पैटर्न को रिपीट करने का मतलब, जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं, भाई एक क्लास है, नहीं एक क्लास में सबसे पहले वाले बेंच पर 3 बच्चा बैठा है, ठीक है, उसके पीछे वाले बेंच पर भी 3 बच्चा बैठा है, अच्छा उसके पीछे वाले पे भी 3 बच्चा, उसके पीछे वाले पे भी 3 बच्चा, यानी कि प्रत्येक बेंच पर पूरे क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? तो एक ही सजावट बार बार रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस वाला क्लास हो गया।
नहीं, जब एक ही सजावट बार बार रिपीट करे नहीं पूरे स्ट्रक्चर में, तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस वाला क्लास। नहीं, और अगर किसी ठोस में सजावट रिपीट कर रहा है तो उस ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहिए। नहीं, एमॉर्फस सॉलिड, जिसका मतलब ही होता है एमॉर्फस, ग्रीक वर्ड है, नो फॉर्म यानी नो स्ट्रक्चर, नो रिपीटिशन। बात समझ में आ रहा है? तो एमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है ऐसे ठोस नहीं जिसमें अवयवी कण त्रिविम में नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा एक निश्चित पैटर्न का निर्माण नहीं करते हैं, एक निश्चित पैटर्न का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे अभी आपका क्लास क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय? अक्रिस्टलीय। आप नियमित पैटर्न का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आपका जो पैटर्न है वो अनियमित है। किसी बेंच पर 3 बच्चा है, कोनो पर 2 गो है, कोनो पर 4 गो है, कोनो पर 5 गो है। नहीं, तो ध्यान रखना है, इसमें दिक्कत है। यहां आई दूसरे पॉइंट पर आ जाए तो हम लोग को बोला गया है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये दीर्घपरासी होते हैं। नहीं, तो दीर्घपरासी का मतलब ही हम बताए, जब एक ही पैटर्न पूरे ठोस में रिपीट करे, बार बार रिपीट करे, एक ही पैटर्न, कणों के सजावट का एक पैटर्न, कणों के सजावट का एक पैटर्न अगर पूरे ठोस में रिपीट करे बार बार, नहीं तो उसको बोलते हैं दीर्घपरासी। यानी एक ही संरचना दीर्घ दूरी तक, लंबी दूरी तक रिपीट कर रही है, इसलिए दीर्घपरासी होते हैं। कौन? क्रिस्टलीय ठोस। इनके देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये लघु परासी होते हैं। लघु परासी का मतलब, जैसे देखिए इस क्लास में भी लघु परासिता है। लघु परासिता का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट बेंच पर 2 गो बच्चा बैठ गया, दूसरको बेंच पर 2 गो बच्चा बैठ गया, और तीसरको बेंच पर 2 गो बच्चा बैठ गया। नहीं, तो कुछ देर तक रिपीट किया कि नहीं? नहीं, उसके बाद फिर घबरा दिया सब, कोनो पर 5 गो, कोनो पर 4 गो, कोनो पर 3 गो, कोनो पर 1 गो। नहीं, तो लघु परासी का मतलब कि कणों की जो व्यवस्था का क्रम है ये कुछ दूर तक रिपीट करे, नहीं लेकिन लंबी दूरी तक रिपीट नहीं करे, तो वैसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? लघु परासी। पढ़ लीजिए, ये दीर्घपरासी होते हैं, अर्थात यहां अवयवी कण एक नियमित पैटर्न में सजे होते हैं जो पूरे क्रिस्टल में पीरियोडिकली यानी कि बार बार रिपीट करता है। ध्यान रखना है। इसमें आइए, ये लघु परासी होते हैं, अर्थात यहां अवयवी कणों का नियमित क्रम में पुनरावृत्ति कुछ दूरी तक ही देखा जा सकता है पूरे क्रिस्टल में। बुझा रहा है? नहीं, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो दीर्घपरासी और ये लघु परासी। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या बिहार बोर्ड में कितनी बार पूछ चुका है? नहीं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में विभेद करें। नहीं तो लिख दीजिएगा, आप बहुत पहले ही से आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। देखा जाए, यहां पर एक फिगर दिया हुआ है और यहां पर भी एक फिगर दिया हुआ है। ये क्रिस्टलीय ठोस का फिगर है और ये अक्रिस्टलीय ठोस का फिगर है। नहीं, इसमें एक ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट करेगा। इसमें अगर देखें हम लोग तो एक ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट करेगा। देखा जाए, जैसे हम लोग देख रहे हैं, लग रहा है कि ये हेक्सागोन बन रहा है। नहीं जी, ये एक हेक्सागोन बना नहीं, और उसके बगल में भी देखें तो हेक्सागोन टाइप का ही नहीं बन रहा है, ये भी हेक्सागोन ही है। नहीं, उसके नीचे भी बगल में भी हेक्सागोन, ये भी हेक्सागोन, ये भी हेक्सागोन। तो एक ही स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टल में रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये क्या हो गया? क्रिस्टलीय ठोस। नहीं, ये क्रिस्टलीय ठोस जो है इसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज। क्या लिखा हुआ है? क्वार्ट्ज। नहीं, अब इसको ध्यान देखिए तो इसमें भी लगता है कि कहीं कहीं स्ट्रक्चर जो है सेम टाइप का दिख रहा है। देखिए इसे यहां पर दिखाई देगा। नहीं, ये भी थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है। नहीं, थोड़ा थोड़ा सेम, यानी कुछ स्ट्रक्चर रिपीट करते हुए दिखाई देंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं, लेकिन क्या आप कहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है खास स्ट्रक्चर है, यही पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट कर रहा है? क्या कहना सही है? नहीं, यहां पे अवयवी कणों का जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित नहीं है और एक ही स्ट्रक्चर या एक ही कणों का व्यवस्था पूरे क्रिस्टल में रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हुआ? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, ये देखिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्वार्ट्ज कांच। ध्यान रखना है, ये क्वार्ट्ज है, आई क्वार्ट्ज कांच है। कितनी बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है भाई। नहीं, क्वार्ट्ज उदाहरण है क्रिस्टलीय ठोस का, अक्रिस्टलीय ठोस का, क्या चीज का? तो क्या चीज का है? क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस का है। इसके नाम में बस थोड़ा सा अंतर आ गया, क्वार्ट्ज कांच। नहीं, तो क्वार्ट्ज कांच क्या होगा?
ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है आपके बिहार बोर्ड में, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में कितनी बार, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये क्वार्ट्ज जिस चीज का बना होता है, क्वार्ट्ज कांच भी उसी चीज का बना होता है। अंतर ये है कि ये भगवान ने बनाया और ये हमने बनाया। यानी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज को बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं, किसी भी चीज को बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं। तो जब किसी भी चीज को बहुत जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा तो अवयवी कणों को व्यवस्थित होने का पूरा समय नहीं मिल पाता है। और अगर अवयवी कणों को पूरा व्यवस्थित होने का समय नहीं मिल पाएगा, नहीं, तो क्या अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण कर पाएंगे? नहीं। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग के यहां पर जो ठंडी का मौसम आता है तो वो धीरे धीरे आता है कि नहीं? नहीं, हल्का हल्का ठंडा पड़ता है, नहीं तो आप थोड़ा मोटा शर्ट पहनना शुरू कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ता है तो आप हाफ स्वेटर पहनने लगते हैं, फिर फुल स्वेटर, फिर जैकेट, फिर सब पूरा एकदम, नहीं फुलो स्वेटर जैकेटों को सब काट लेते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो धीरे धीरे ठंडी क्या हुआ? बढ़ा। ठंडी क्या हुआ? धीरे धीरे आपका बढ़ा। नहीं तो आप अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। बस में आ रहा है? एकाएक ठंडा आ जाए, नहीं आप नॉर्मली हैं, बस में आ रहा है, एकाएक ठंडा बढ़ने लगे, एकाएक ओला गोला गिरने लगेगा, पूरा परेशानी आने लगे, तो क्या हम लोग अपने आप को सही तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। सेम वही है, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका निर्माण बहुत तीव्र गति से किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? जबकि क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण बहुत धैर्य से, बहुत धीमी गति से किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? एक कोयले से अगर हीरा बनना है तो हजारों साल लगते हैं। बस में आ रहा है? तो भगवान को पता है कि भाई हम तो मरने वाले नहीं हैं, उनके पास बहुत समय रहता है, इसलिए कोई भी चीज को बड़ी आराम से बनाते हैं, धीरे धीरे बनाते हैं। नहीं, कोई भी ठोस में कण को ले लिए और उसको जितना ताप चाहिए उतना ताप देंगे, फिर जितना उसको ठंडी चाहिए उतना ठंडी देंगे। नहीं तो कण क्या होते हैं, ज्यादा ताप जब मिलता है कणों को तो कण क्या होते हैं? दूर होते हैं। नहीं तो हमको लगा नहीं ज्यादा दूर हो गया तो ठंडा कण लगे, ठंडा हुआ तो नजदीक आए, नहीं ज्यादा नजदीक आ गया, फिर उसको ताप दिए। तो ये बार बार देने से तब जाके अरेंजमेंट परफेक्ट मिल पाता है। बस में है? अब हम लोग को पानी को ही ठंडा करना है तो क्या हम लोग चाहेंगे पानी जो है वो एक साल में ठंडा बर्फ बने? आप चाहिए कि पानी जो है उसको बर्फ में बनाना है तो आप क्या चाहते हैं कि पानी जो है वो आपका एक साल में बर्फ बने? आप चाहते हैं? नहीं, आपको तो चाहिए कि 5 मिनट में बन जाए। नहीं तो 5 मिनट में बन जाए तो उठाए फ्रिज में रख दिए, टेम्परेचर पूरा डाउन कर दिए, तो टेम्परेचर पूरा डाउन कीजिएगा तो जल के कणों को क्या व्यवस्थित होने का पूरा समय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो अगर व्यवस्थित होने का पूरा समय नहीं मिल पाएगा तो वह ठोस कैसा बनेगा? अक्रिस्टलीय ठोस बनेगा। दिक्कत है? चलिए, तो वही सब बात इसमें लिखा हुआ है। अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट हम लोग को लिखा है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि सामान्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। नहीं, जैसे कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक होता है, हीरा, गंधक यानी सल्फर, चीनी, क्वार्ट्ज जो अभी आप देखे, आयोडीन। नहीं तो ये सब क्या है? आपके क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब इसमें देखो रबर आपका क्रिस्टलीय ठोस है, ग्लास, फाइबर, पीच, तार, प्लास्टिक, पॉलीमर, नहीं इसे प्लास्टिक यानी पॉलीमर यानी पॉलिथीन नहीं, या नायलॉन का रस्सी उसी जो होता है, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। ये लिख रहा है क्या कि इनका गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना, गलनांक निश्चित होता है। यानी कोई क्रिस्टलीय ठोस है, हम कह दिए कि बाबू देखो इसका जो गलनांक है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है। नहीं तो इसका मतलब 5000 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आप टेम्परेचर दीजिएगा वो सारे ठोस द्रव में बदलना शुरू कर देंगे, सारे ठोस द्रव में बदलना शुरू कर देंगे। लेकिन इनका जो गलनांक होता है, इनका गलनांक एक निश्चित परास में धीरे धीरे नरम होता है। यानी कि इनका अगर आप ताप बोलिएगा कि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कितना है तो एक रेंज में बताना पड़ेगा। नहीं, यानी आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो इसका जो गलनांक है वो 1000 से 1500 के बीच में है। कितना है? 1000 से 1500 के बीच में है। दिक्कत है? तो इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, एक निश्चित परिधि में, एक निश्चित परास में होता है, ध्यान रखना है। इसीलिए ये तुरंत गलना शुरू नहीं करते हैं। नहीं, ये धीरे 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 नरम होते हैं। चलिए यहां लिखा हुआ है कि इनके गलनांक ऊष्मा का मान निश्चित होता है। नहीं, और इनके गलनांक ऊष्मा का मान क्या होता है?
निश्चित नहीं होता है। तो गलनांक ऊष्मा आप समझ रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि लोहा को मान लीजिए, हम मान लेने के लिए बोल रहे हैं, लोहा को मान लीजिए कि आपका लोहा का गलनांक मान लेते हैं कि 5000 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 5000 डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या है? ताप। ये क्या है? अच्छा, 5000 डिग्री सेल्सियस ताप तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ ऊष्मा खर्चा करना पड़ता होगा? नहीं। तो जो ऊष्मा गलनांक तक पहुंचाने के लिए, गलनांक ताप तक पहुंचाने के लिए आप जो ऊष्मा खर्च करते हैं उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? गलनांक ऊष्मा। क्या कहते हैं? गलनांक ऊष्मा। तो इनका गलनांक ऊष्मा क्या होगा? निश्चित, और इसका गलनांक ऊष्मा अनिश्चित। दिक्कत है? बुझा रहा है? देखा जाए, एक इसमें दिया है विदलन गुण। विदलन गुण का मतलब होता है औजार से काटने पर, चाकू से काटिएगा ना, नहीं तो काटने पर इनका दोनों तरफ का सतह चिकना मिलेगा। कैसा मिलेगा? चिकना। इसको जब काटिएगा तो दोनों जो सतह मिलेगा वो नुकीला या खुरदुरा मिलेगा। नहीं, जैसे शीशा को फोड़ दीजिए, नहीं तो शीशा को, कांच को फोड़िएगा तो एकदम चिकना सतह मिलेगा, नहीं कहीं नुकीला मिलेगा, कहीं खुरदुरा मिलेगा। बस में आ रहा है? या रबर को ही काट दीजिए तो आपको जो सतह मिलेगा वो क्या मिलेगा? खुरदुरा मिलेगा, चिकना नहीं मिलेगा। नहीं, जबकि धातु जैसे सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। आप सोडियम को चाकू से काटिएगा तो काटने के बाद जो आपको इधर का सतह और कटने वाला सतह दोनों क्या होगा? चिकना होगा। तो ये भी एक गुण है। नहीं, ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें लिखा है विदलन गुण कहीं लिखा है, देख रहे हैं? अच्छा, यहां लिखा है गधा सब विदलन गुण। नहीं, तो विदलन गुण जो है, देख रहे हैं, लिखता काटने वाला गुण, समझ रहे हैं? अब एक नाम दे दिया है विदलन गुण। अब इसका मन मतलब नहीं बुझा है तो बुझाएगा पढ़वे नहीं किए हैं, जबकि विदलन गुण का मतलब क्या है? काटने वाला गुण। तो ये विदलन गुण दर्शाता है, और ये विदलन गुण, तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा था नहीं कि कौन सा ठोस विदलन गुण दर्शाता है। अब विदलन का है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, यानी असली ठोस यही हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ध्यान रखना है, ये जो होते हैं इनको आभासी या छद्म ठोस कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? आभासी या छद्म ठोस, यानी ये झूठे ठोस हैं, ये रियलिटी में ठोस नहीं है, ये अंदर से कुछ और हैं, बाहर से ठोस की तरह लगते हैं। बस में आ रहा है? ये जबरदस्ती ठोस हो गए हैं, ये असली ठोस हैं। बस समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी में असली विद्यार्थी या नकली विद्यार्थी होता है कि नहीं? नहीं, तो एक्चुअली जो पढ़ता है, एक्चुअली जो पढ़ाई पे मेहनत करता है वो है असली विद्यार्थी। नहीं, अब बहुत जगह टाइम काट रहा है तो वो है नकली विद्यार्थी, आभासी विद्यार्थी। आए? नहीं, वो तो बिचवनिया हो गया। नहीं, वो ना ऊपर गया ना नीचे गया। नहीं, कोशिश कीजिए कि रेखा लाइन के या तो पूरा ऊपर ही रहें या तो पूरा नीचे ही रहें। पढ़ें तो पूरा मन लगा के पढ़ें, पूरी ताकत लगा के पढ़ें, ताकि पढ़ाई से हम जरूर कुछ अर्न कर सकें, ये होना चाहिए। और अगर नहीं पढ़ना है, नहीं तो कुछ ऐसा ही काम कीजिए जिससे आप कुछ और करके अर्न कर सकें। बात समझ में आ रहा है? तो ये आप कर सकते हैं। देखा जाए जैसे आप बोलते हैं बहुत बड़ा लोग है, आपको सचिन तेंदुलकर बहुत करोड़पति बनने के बाद 12th पास आउट किए थे। विराट कोहली अभी तक शायद 12th पास आउट किए कि नहीं? नहीं, अभी तक 12th पास आउट नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि आपको करोड़पति बनने के लिए पढ़ना ही बहुत जरूरी नहीं है, कोई और भी काम कर सकते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दें, हम लोगों को ध्यान रखना है, सुनिए, लग जाए गाल में। जब वो बात खत्म तो एकदम फिर कंसंट्रेट पूरा इधर। तो बस अस्थिर रहिए। अब चलिए यहां ध्यान दीजिए, देखा जाए, इन ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, यानी इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं भाई। नहीं, सुपर कूल्ड लिक्विड, देख रहे हो, लिक्विड इसके नाम में है। नहीं, लिक्विड को कूल्ड कर दिया गया, सुपर कूल्ड यानी बहुत जल्दी ठंडा कर दिया गया। तो लिक्विड को ठंडा करने से जो ठोस बनते हैं उनको क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव, या वही अक्रिस्टलीय ठोस है। ध्यान रखना है, दिक्कत है। तो वही बात लिखा हुआ है, क्योंकि इनमें द्रवों के समान कुछ अभिलक्षण पाए जाते हैं, इनको द्रव्य के समान कुछ गुण पाए जाते हैं इनके अंदर। नहीं, कैसे चेक होगा भाई कि इनके अंदर द्रवों के गुण पाए जाते हैं? तो शीशा, बुक में हमको लिखा होता है शीशा,
जैसे बहुत पुराने घर के जो शीशे होते हैं वो नीचे की तरफ मोटा होते हैं और ऊपर की तरफ क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। बहुत पुराने घर का शीशा, नया शीशा नहीं, ध्यान रखना है। तो बहुत पुराने घर के शीशे जो होते हैं उसमें ऊपरी सतह उसका पतला हो जाता है और निचली सतह मोटा हो जाता है। नहीं तो ये तभी हो सकता है जब ऊपर के कण नीचे की तरफ प्रवाहित हुए हों। नहीं तो ऊपर एक कण नीचे की ओर प्रवाहित हुए शीशे में, इसका मतलब हुआ कि जरूर शीशा जो है वह अक्रिस्टलीय ठोस है, जरूर उसमें द्रवीय गुण पाया जाता है, क्योंकि द्रव्य ही ऐसे हैं जिनको ऊपर से, उनके कणों को ऊपर से नीचे आने की प्रवृत्ति होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अब ऐसा नहीं होता है कि आप कोई हीरा ले लें जो कि क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है, उसको रख दिए 10 साल तक, नहीं तो ऊपर वाला सतह उसका पतला हो गया, नीचे वाला मोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस में एक गुण नहीं पाया जाता है। चलिए, लिखा हुआ है कांच इसका विशिष्ट उदाहरण है जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। पुराने भवनों की खिड़कियों के कांच की पट्टियों का परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि पेंदे पर वे अपेक्षाकृत मोटी होती हैं, क्योंकि गुरुत्व के प्रभाव के कारण वर्षों तक कांच प्रवाहित हुआ रहता है। दिक्कत है? जिसको कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, आगे बढ़े। चलिए, अगला हम लोग को लिखा हुआ है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है वो लघु परासी होते हैं। एक पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है ये लघु परासी होते हैं। अच्छा, लघु परासी होते हैं यानी कि जो कणों के व्यवस्था का क्रम है ये कुछ दूर तक तो रिपीट करता है लेकिन पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट नहीं करता है। तो ये बोल रहा है क्या कि कुछ दूर तक जो रिपीटिशन होता है, नहीं उतना भाग वो क्या होगा, क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ दूर तक अगर कणों का व्यवस्था रिपीट करता है तो उतना भाग अक्रिस्टलीय ठोस का उतना भाग क्या होगा, क्रिस्टलीय होगा। तो उस भाग को, अक्रिस्टलीय ठोस के उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलेट्स। क्या कहते हैं? क्रिस्टलेट्स या क्रिस्टलाइट्स। समझ में आया? तो अगर कोई पूछे कि क्रिस्टलेट्स क्या है तो लगिएगा क्रिस्टल ठोस का परिभाषा मत लिखने लगिएगा। क्रिस्टलेट्स क्या है तो अक्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टलीय भाग, याद है, अक्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टलीय भाग क्रिस्टलेट्स कहलाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ सर, आए, हाँ सर जरूर बैठिए। अक्रिस्टलीय ठोस भी क्रिस्टलीय ठोस में बदल सकते हैं, उसी का एग्जांपल नीचे है सर, देखा जाए। अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो भी क्रिस्टलीय ठोस में बदल सकते हैं। कैसे? तो ये बोला जाता है कि जो बहुत पुराने घर होते हैं, बहुत पुराने घर, उन पुराने घर के शीशे को जो आप नया सॉरी ऐसे नहीं बोला जाए, ऐसे बोला जाए कि कोई भी घर जब नया होता है तो नया नया शीशा लगता है, तो नया शीशा जो होता है उसमें आर पार आसानी से दिखाई देता है। बस मेरा जैसे जैसे घर पुराना होता जाएगा वो जो शीशा है, हम किस शीशे की बात कर रहे हैं, जो घर के बाहर वाले खिड़की में लगा होता है उसकी बात कर रहे हैं, नहीं जिस पर धूप सूर्य का रोशनी पड़ता होगा, नहीं तो वैसा शीशा जिसपे बहुत सालों तक सूर्य का रोशनी पड़ता हो, नहीं बहुत सालों तक सूर्य का रोशनी पड़ा हो और रात में उसको ठंडी मिला हो, फिर सुबह में सूर्य का रोशनी मिला हो, यानी सूर्य की गर्मी और रात की ठंडी, सूर्य की गर्मी रात की ठंडी अगर बहुत सालों तक उसको मिली हो, नहीं तो इस स्थिति में जो कण होते हैं, जो कण वो अपने आप को कभी फैलाते हैं कभी सिकुड़ाते हैं, फैलाते हैं सिकुड़ाते हैं, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से नहीं वह भाग क्रिस्टलीय भाग में बदल जाता है। कैसे बदलता है? क्रिस्टलीय भाग में बदल जाता है। जैसे ही कोई भी ठोस क्रिस्टलीय भाग में बदलेगा, जैसे ही कोई अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस में बदलेगा उसका कलर चेंज कर जाएगा। इसीलिए पुराने घर के जो शीशे होते हैं वो दूधिया रंग के दिखाई देते हैं, मिल्की कलर के दिखाई देते हैं। तो जितना भाग शीशे का मिल्की कलर दिखाई दे, समझ जाइए कि उतना भाग क्या बन गया है, क्रिस्टलेट्स बन गया है। बात समझ में आ रहा है? इसमें दिक्कत है? नहीं तो वही बात हम लोग को यहां से बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर, आए
बिल्कुल सर, लघु परासी होते हैं, तभी तो वो अक्रिस्टलीय ठोस है भाई। अगर दीर्घ परासी होगा तो उसमें काहे के रखिएगा, उसको उठाए क्रिस्टलीय में कर दीजिए। बुझा रहा है? नहीं, सभी नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं पढ़ने वाले होते हैं, जिस दिन वो पढ़ने लगेंगे उनको उठा के पढ़ने वाले कैटेगरी में रख दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या होते हैं, लघु परासी होते हैं। बस में आ रहा है? कुछ देर तक पढ़ते हैं, नहीं यानी 2-3 दिन पढ़ लेंगे तो बुझेंगे हम तो रेगुलर हो गए हैं, बस में अब तो नहीं रेगुलर रहा जाए, फिर रेगुलर हो गए। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, वो दीर्घ परासी होते हैं, नहीं उनका रूटीन चेंज ही नहीं करता है। बस में लगातार बहुत लंबे टाइम तक आप पढ़ते रह जाते हैं। तो बहुत लंबे टाइम तक पढ़िएगा भाई, तब इससे कुछ फायदा होगा। ये दीर्घ परासी पर फायदा नहीं, सॉरी लघु परासी पर फायदा नहीं करता है। ग्रेफाइट आपका क्रिस्टलीय ठोस में आता है। ग्रेफाइट जो है वो हम लोगों का, आपका ग्रेफाइट जो है ये क्रिस्टलीय ठोस में आएगा। और क्रिस्टलीय ठोस नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि उसमें सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, और वो सीट लाइक स्ट्रक्चर पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट करता है। जैसे डायमंड चतुष्फलकीय संरचना का होता है, तो चतुष्फलकीय संरचना पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट करता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आपके व्हाट्सएप पर हम ग्रेफाइट का और डायमंड का स्ट्रक्चर भेजेंगे, 3D फिगर। बस में आ रहा है? आपके ग्रुप में भेजेंगे, आप उसको देखिएगा। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट करता है। चलिए, हाँ सर, हैं टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम में, क्योंकि व्हाट्सएप में लिमिट होता है ना, कितने ही बच्चे को ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम में अनलिमिटेड एडिशन फैसिलिटी होता है, नहीं इसलिए दिया गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन देना होगा तो हम उसमें आसानी दे सकते हैं, सभी को एक ही बार दिया सकता है। कोई वीडियो अपलोड करना हुआ तो उसमें अपलोड करने का भी लिमिट ज्यादा है, यानी बड़ा वीडियो भी टेलीग्राम में अपलोड किया जा सकता है। नहीं, व्हाट्सएप में छोटे वीडियो ही अपलोड होते हैं, बड़े वीडियो अपलोड नहीं होते हैं। तो इन सबको ध्यान में रख के किया गया है, और कोई रीजन नहीं है। और हम क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? ध्यान दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ हम करने वाले हैं। टेलीग्राम में सर क्यों ऐड कर दिए, क्या मंत्र लगाने वाले हैं? जो भी मंत्र लगेगा उससे आप ही का प्रॉफिट होगा, मेरा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। नहीं, ध्यान दिया जाए। देखा जाए, विषम दैशिक पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं एनिसोट्रॉपिक सबस्टांस, नहीं तो विषम दैशिक पदार्थ यानी एनिसोट्रॉपिक सबस्टांस किसे कहते हैं? देखो यहां पे लिखा हुआ है विषम, ठीक है, तो समझते हैं। जैसे मान लो कोई आप एक पदार्थ ले लो, हम यहां पर एक पदार्थ ले लिए, देखो तो हम यहां से एक पदार्थ ले लिए, ये आपका एक पदार्थ है, ठीक है। अब इस पदार्थ का इस दिशा में हम लोग प्रतिरोध मापते हैं, और इस दिशा में प्रतिरोध का वैल्यू मापे तो मान लो हमको आ गया 10 ओम। कितना आ गया? 10 ओम, ठीक है। अब हम लोग इसके इस दिशा में, इस डायरेक्शन में प्रतिरोध का वैल्यू मापते हैं, तो वो जो वैल्यू आया वो आ गया हमको 15 ओम। नहीं तो अलग अलग दिशा में, इस दिशा में कुछ और वैल्यू था, इस दिशा में कुछ और वैल्यू आ गया। नहीं तो एक ही गुण को, यानी प्रतिरोध वाले गुण को ही आप एक ठोस में अलग अलग दिशा में माप रहे हो, तो वैल्यू सेम की अलग अलग, अलग अलग। तो ये ठोस जो होगा, ये ठोस कहलाएगा विषम दैशिक ठोस। क्या कहलाएगा? विषम दैशिक ठोस, ध्यान रखना है। नहीं, और इस ठोस के द्वारा ये जो गुण दर्शाया जाता है, उस गुण को कहते हैं विषम दैशिकता। क्या कहते हैं उसे? विषम दैशिकता, ध्यान रखना है। जैसे मानव अलग चीज है, मानवता अलग चीज है, तो मानवता गुण हो गया, नहीं मानव एगो पदार्थ हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही समझिएगा, विषम दैशिक ये एक पदार्थ है, ठोस पदार्थ, और विषम दैशिकता ये ठोस का गुण है। नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो विषम दैशिकता का मतलब क्या? विषम दैशिक ठोस किसे कहेंगे? नहीं तो वैसे ठोस, नहीं जिसमें अगर हम एक गुण को अलग अलग दिशाओं में मापें और उस गुण का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग आ जाए, तो वैसे ठोस विषम दैशिक ठोस कहलाते हैं। नहीं, और उनके द्वारा दर्शाया गया इस गुण को विषम दैशिकता कहते हैं।
लिखा हुआ है, ये भी आपके बिहार बोर्ड में पूछ चुका है 2 मार्क्स में, ध्यान रखना है। ऐसे पदार्थ जिनमें दिक् स्थान की भिन्न भिन्न दिशाओं में कुछ भौतिक गुण जैसे प्रतिरोधकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक आदि का मान भिन्न भिन्न हो तो ऐसे पदार्थ को ही विषमदैशिक पदार्थ कहते हैं और यह गुण विषमदैशिकता कहलाती है। दिक्कत है नहीं, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। नहीं, अब कैसे होते हैं हम लोग देखेंगे, फिलहाल के लिए समझ में आया। सेम इसका एक और पार्ट बस पढ़ ले हम लोग, समदैशिक। नहीं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको देखेंगे हम लोग। यहां आइए, समदैशिक आइसोट्रोपिक सबस्टांस। तो आइसोट्रोपिक सबस्टांस किसे कहते हैं भाई? सेम समदैशिक लिखा हुआ है भाई, यानी कोई ठोस ले लिए, इस ठोस का इस दिशा में प्रतिरोध मापे, तो इस दिशा में प्रतिरोध का मान 10 ओम आया, और इस दिशा में मापे तो इसमें भी कितना आया? 10 ओम आया। नहीं, तो एक ही गुण को इस ठोस में अलग अलग दिशाओं में मापने पर समान मान आ रहा है, तो ऐसा ठोस क्या कहलाएगा? समदैशिक। नहीं, आइसोट्रोपिक सबस्टांस। बोलो, दिक्कत है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।